स्टैटिक जीके की इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। स्टैटिक जीके की श्रृंखला में हम स्टैटिक जीके के प्रश्नों को क्रमबद्ध देखने का प्रयास करेंगे। देखिए, इस वीडियो का जो टाइम रहेगा, इस लेक्चर का टाइम रहेगा 9 बजे शाम और ये रेगुलर क्लास होगी। इसमें लगभग हम 20 प्रश्न मुख्य तौर पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ उनके सहायक प्रश्नों को लेकर के चलेंगे और इस प्रकार से हम लगभग 50 से प्लस प्रश्नों को प्रतिदिन देखने का प्रयास करेंगे और डिटेल में समझने की कोशिश हम करेंगे। देखिए, हमारा पहला प्रश्न है, भारत में सबसे पुराना गिरजाघर सेंट थॉमस चर्च किस राज्य में स्थित है? देखिए, भारत में सबसे पुराना जो गिरजाघर सेंट थॉमस चर्च है, ये किस राज्य में स्थित है? असम, पहला ऑप्शन इसका असम है। दूसरा ऑप्शन गोवा, केरल और पश्चिम बंगाल। देखिए, सेंट थॉमस चर्च ये केरल में स्थित है। केरल में स्थित है, इसका सही उत्तर है केरल। देखिए, ये चर्च केरल के एक ज़िला है, ज़िले का नाम है थ्रिसूर। ज़िले का नाम है थ्रिसूर और थ्रिसूर ज़िला में ये सेंट थॉमस चर्च पड़ता है, यहाँ पर स्थित है इस ज़िला में, और ये केरल का ज़िला है। और इसके पास में एक स्थान है, इस ज़िले के पास में, उस स्थान का नाम है पालायूर। उस स्थान का नाम है पालायूर और इस पालायूर नामक स्थान पे ये चर्च स्थित है। और अगर हम बात करें तो लगभग 52 ईस्वी के आसपास, 52 ईस्वी में इसको सेंट थॉमस ने स्थापित कराया था। इसको सेंट थॉमस ने स्थापित कराया था और सेंट थॉमस द्वारा इसको स्थापित कराया गया था और बाद में इसी का नाम जो है वो सेंट थॉमस चर्च पड़ा। और इस चर्च या ये जो सेंट थॉमस चर्च है, ये भारत में सबसे पुराना चर्च है, भारत का सबसे पुराना चर्च है। और ये जो बनवाया था सेंट थॉमस ने 52 ईस्वी में बनवाया था, केरल के थ्रिसूर जिला में पालायूर नाम की जगह पर ये बना हुआ है। देखिए, दूसरा प्रश्न हमारे पास है, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित की जाती है? देखिए, थोड़ा पहले समझते हैं, यहाँ केरल के बारे में थोड़ी बात करते हैं, वर्तमान संदर्भ में केरल की क्या स्थिति है। देखिए, यहाँ केरल की अगर हम बात करें तो केरल की जो राजधानी है, केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। और अभी यहाँ चुनाव हुए थे और यहाँ जो मुख्यमंत्री बने हैं, यहाँ के सीएम हैं पिनाराई विजयन। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं, जो गवर्नर हैं, यहाँ के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद। देखिए, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, यहाँ के सीएम पिनाराई विजयन हैं और गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर हैं। देखिए, यहाँ अब हम बात करते हैं पूरी रथ यात्रा की। देखिए, पूरी रथ यात्रा जो निकाली जाती है, पूरी रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित की जाती है? भगवान राम के सम्मान में, भगवान शिव के सम्मान में, भगवान जगन्नाथ के सम्मान में या भगवान विष्णु के सम्मान में? देखिए, ये पूरी की जगन्नाथ रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ और श्री कृष्ण भगवान के सम्मान में इसको आयोजित किया जाता है। भगवान जगन्नाथ को श्री कृष्ण का ही एक रूप समझा जाता है और ये जो जगन्नाथ रथ यात्रा है, ये उड़ीसा राज्य में निकाली जाती है। पूरी उड़ीसा के अंदर पड़ता है और उड़ीसा राज्य में निकाली जाती है। और इसकी अगर बात की जाए तो ये जो रथ यात्रा होती है,
यह निकाली जाती है जो आषाढ़ माह, हिंदी महीनों के अनुसार एक माह पड़ता है आषाढ़, और इस आषाढ़ माह में जो शुक्ल पक्ष होता है, जो इसमें शुक्ल पक्ष होता है, शुक्ल पक्ष की द्वितीया को ये रथ यात्रा निकाली जाती है, और शुक्ल पक्ष की द्वितीया को ये रथ यात्रा निकाली जाती है आषाढ़ माह में। देखिए उड़ीसा के संदर्भ में अगर हम बात करें तो उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं, उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, नवीन पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। और अगर बात की जाए यहाँ के गवर्नर की, राज्यपाल की, तो उड़ीसा के जो राज्यपाल हैं, उड़ीसा के राज्यपाल हैं गणेशी लाल, उड़ीसा के राज्यपाल हैं गणेशी लाल, गणेशी लाल। और उड़ीसा की जो राजधानी है, उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। यहाँ उड़ीसा की जो राजधानी है, उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। मेरे पास तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है कामाख्या मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? इसके ऑप्शन है तमिलनाडु, असम, हिमाचल प्रदेश या मणिपुर। देखिए कामाख्या देवी का जो मंदिर है, ये कामाख्या देवी का मंदिर असम राज्य में स्थित है, और असम राज्य की जो राजधानी है, असम राज्य की राजधानी दिसपुर है, असम राज्य की राजधानी दिसपुर। और दिसपुर के पास गुवाहाटी, दिसपुर के पास गुवाहाटी, और गुवाहाटी से 8 किलोमीटर की दूरी पर, गुवाहाटी से 8 किलोमीटर की दूरी पर ये कामाख्या देवी का मंदिर स्थित है। और कई बार प्रश्न यहाँ से ये बनता है कि जो कामाख्या देवी का मंदिर है वह किस पर्वत पर स्थित है? तो कामाख्या देवी का जो मंदिर है, कामाख्या देवी का मंदिर, यह नीलांचल पर्वत पर स्थित है। ये प्रश्न ध्यान रखना है, नीलांचल, नीलांचल पहाड़ी पर स्थित है, नीलांचल पहाड़ी पर यह मंदिर स्थित है। देखिए अगर बात असम की जाए तो असम की राजधानी से तो हम परिचित हो गए, असम की राजधानी है दिसपुर में। और अगर असम के मुख्यमंत्री की बात की जाए तो असम के मुख्यमंत्री देखते हैं। देखिए असम की हम बात कर रहे हैं, असम के जो मुख्यमंत्री है सीएम, इनका नाम है हिमंता बिस्वा शर्मा, इनका नाम है हिमंता बिस्वा शर्मा, ये इनका नाम है। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं, राज्यपाल का नाम है, यहाँ के जो राज्यपाल हैं असम के, राज्यपाल का नाम है जगदीश मुखी, राज्यपाल हैं यहाँ के जगदीश मुखी, जगदीश मुखी। अब नया प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 4 हमारे पास है। प्रश्न नंबर 4 में मिलान करना है, निम्नलिखित का मिलान करिए। एक और मंदिर दिए गए हैं और दूसरे और उनसे संबंधित राज्य दिए गए हैं। कौन सा मंदिर कौन से राज्य में स्थित है ये यहाँ बताना है। देखिए यहाँ जो ये दिया गया है सोमनाथ मंदिर, ये है सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर, और सोमनाथ मंदिर बताना है। देखिए सोमनाथ मंदिर कौन से राज्य में है, कामाख्या देवी मंदिर कौन से राज्य में है, रामनाथ स्वामी मंदिर कौन से राज्य में है, और महाबोधि मंदिर कौन से राज्य में है। देखिए जब हम इनका मिलान करते हैं तो महाबोधि की अगर हम बात करें तो बौद्ध धर्म से संबंधित मंदिर है और यह बिहार में स्थित है। और अगर हम अभी कामाख्या देवी मंदिर की बात करें तो अभी हमने इससे पहले प्रश्न में देखा है, और कामाख्या देवी मंदिर कहाँ है, असम में स्थित है। और अगर हम बात करें सोमनाथ मंदिर तो सोमनाथ मंदिर गुजरात में स्थित है, सोमनाथ मंदिर गुजरात में स्थित है। और रामनाथ स्वामी मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। देखिए यहाँ सोमनाथ मंदिर की अगर बात की जाए तो सोमनाथ मंदिर गुजरात में स्थित है,
सोमनाथ मंदिर गुजरात में स्थित है। कामाख्या देवी मंदिर असम में, ये गुवाहाटी से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रामनाथ स्वामी मंदिर तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में। और महाबोधि मंदिर बिहार में है। देखिए इसका सही उत्तर है, इसका सही उत्तर है, देखिए इसका सही उत्तर है सी, तीसरा ऑप्शन इसका सही है। नए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए हिंदुओं का जो तीर्थ स्थल है सबरीमाला मंदिर, हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थल सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? देखिए हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थल सबरीमाला मंदिर पिछले कुछ दिनों में बड़ा विवाद का विषय रहा है। यहाँ महिलाओं के प्रवेश को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया था जिसमें महिलाओं को प्रवेश दिए जाने की बात कही गई थी। और ये जो सबरीमाला मंदिर है, सबरीमाला मंदिर हिंदुओं का पवित्र स्थल है और ये केरल में स्थित है। सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है? केरल में स्थित है। और केरल में एक ज़िला पड़ता है, ज़िले का नाम है पथानामथिट्टा, ज़िले का नाम है पथानामथिट्टा। ये पथानामथिट्टा नाम का एक ज़िला पड़ता है, इस ज़िले में स्थित है। और देखिए यहाँ सर्वाधिक बार ये प्रश्न आया है कि ये जो सबरीमाला मंदिर है ये किस भगवान को समर्पित है या किसको समर्पित है। अगर यहाँ बात की जाए तो सबरीमाला मंदिर भगवान अयप्पा को समर्पित है, भगवान अयप्पा को समर्पित है, भगवान अयप्पा को समर्पित है। देखिए अगर हम बात करें केरल के संबंध में, तो केरल के संबंध में अगर बात की जाए तो केरल के संबंध में देखिए यहाँ केरल की जो राजधानी है, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। यहाँ के मुख्यमंत्री अभी बताए थे पिनाराई विजयन हैं और आरिफ मोहम्मद यहाँ के जो हैं राज्यपाल हैं। देखिए नया प्रश्न हम देखते हैं और नया प्रश्न हमारे पास है प्रश्न नंबर 6। इसमें है हार्नबिल फेस्टिवल, जिसे त्योहारों का त्योहार, ध्यान देंगे ये प्रश्न भी बनता है कि त्योहारों का त्योहार किसे कहते हैं, तो त्योहारों का त्योहार हार्नबिल फेस्टिवल को कहते हैं। और ये जो हार्नबिल फेस्टिवल है ये किस राज्य में मनाया जाता है? देखिए हार्नबिल फेस्टिवल जो है ये नागालैंड का सबसे बड़ा त्यौहार है, नागालैंड राज्य में मनाया जाता है और नागालैंड राज्य का सबसे बड़ा त्यौहार है। देखिए इसको जो हार्नबिल फेस्टिवल है इसको त्योहारों का त्यौहार भी बोलते हैं। और ये जो त्यौहार है ये त्यौहार प्रत्येक जो दिसंबर का महीना है, प्रत्येक वर्ष दिसंबर के महीने में जो पहला सप्ताह होगा उस पहले सप्ताह में मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष दिसंबर माह के पहले सप्ताह में नागालैंड में हार्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। और इस त्यौहार का नाम एक पक्षी है हॉर्नबिल, हॉर्नबिल एक चिड़िया का नाम है और हॉर्नबिल पक्षी के नाम पर ही इस त्यौहार का नाम रखा गया है और यह त्यौहार मनाया जाता है नागालैंड राज्य में। देखिए अगर हम नागालैंड की बात करें, नागालैंड के संबंध में वर्तमान इसके जो मुख्यमंत्री की अगर हम बात करें तो नागालैंड की जो मुख्यमंत्री हैं, नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो। यहाँ के जो सीएम हैं, नागालैंड के सीएम का नाम है नेफ्यू रियो। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं यहाँ के राज्यपाल का नाम है रविंद्र नारायण रवि, रविंद्र नारायण रवि। देखिए नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो, यहाँ के राज्यपाल हैं रविंद्र नारायण रवि। देखिए यहाँ जो नेफ्यू रियो हैं इनकी अगर हम पार्टी की बात करें, ये किस पार्टी से मुख्यमंत्री बने हैं, तो इनकी पार्टी का नाम है
डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी। देखिए, नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के ये मुख्यमंत्री हैं, नागालैंड के मुख्यमंत्री। नाम है इनका नेफ्यू रियो। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं रविंद्र नारायण रवि यहाँ के राज्यपाल हैं। देखिए, अब हम नया प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। और प्रश्न नंबर 7 हमारे पास है भातखंडे संगीत महाविद्यालय। देखिए, प्रश्न हमारे पास है भातखंडे संगीत महाविद्यालय कहाँ पर स्थित है। तो देखिए, भातखंडे संगीत महाविद्यालय लखनऊ में स्थित है और लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी है लखनऊ। और यहाँ अगर हम मुख्यमंत्री की बात करें तो यहाँ के जो सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, यहाँ के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं आदित्यनाथ। और योगी आदित्यनाथ जो इनकी पार्टी से संबंधित है, ये बीजेपी पार्टी से संबंधित है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी पार्टी की सरकार है। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं, यहाँ के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। यहाँ की जो राज्यपाल हैं, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल का नाम है आनंदीबेन पटेल। देखिए, अगर बात की जाए आनंदीबेन पटेल, तो आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश की भी राज्यपाल हैं। और ये 2 राज्यों की वर्तमान में राज्यपाल हैं, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की। देखिए, अब यहाँ नया प्रश्न देखते हैं। और नया प्रश्न है मंतनचेरी पैलेस कहाँ पर स्थित है। देखिए, मंतनचेरी पैलेस या संग्रहालय जो है ये केरल के अंदर स्थित है या केरल में स्थित है, केरल राज्य में। और केरल राज्य में एक जगह पड़ती है कोच्चि। केरल राज्य में एक जगह है कोच्चि, एक नगर का नाम है कोच्चि, और उस नगर में स्थित है। और अगर हम बात करें मंतनचेरी पैलेस, तो ये केरल के जो एक ज़िला पड़ता है एर्नाकुलम, और एर्नाकुलम से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। एर्नाकुलम से 12 किलोमीटर की दूरी पर है मंतचेरी पैलेस या मंतचेरी संग्रहालय। देखिए, इसको मंतचेरी पैलेस या मंतचेरी संग्रहालय भी बोलते हैं। और यह है जो है केरल राज्य में स्थित है, कोच्चि नगर में। केरल राज्य में एक जगह पड़ती है कोच्चि, और कोच्चि में स्थित है। एर्नाकुलम से अगर इसकी बात की जाए तो एर्नाकुलम से लगभग इसकी दूरी 12 किलोमीटर की दूरी बनती है, और 12 किलोमीटर दूर एर्नाकुलम से ये स्थित है। देखिए, प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 है प्रसिद्ध वार्षिक गंगा सागर मेला किस राज्य में लगता है। देखिए, गंगा सागर मेले की बात की गई है कि गंगा सागर मेला कहाँ लगता है। देखिए, गंगा सागर मेला कहाँ लगता है, इस प्रश्न के ऑप्शन है बिहार में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में या पश्चिम बंगाल में। देखिए, गंगा सागर मेला जो है, गंगा सागर मेला लगता है पश्चिम बंगाल में। गंगा सागर मेला लगता है पश्चिम बंगाल में। देखिए, अगर गंगा की बात की जाए तो गंगा की अगर हम बात करें तो गंगा के किनारों पे जो राज्य बनते हैं, जिन राज्यों से गंगा प्रवाहित होकर के निकलती है, उनमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार, और बिहार के बाद पश्चिम बंगाल। तो देखिए, यहाँ जो बात है गंगा सागर मेला, तो गंगा सागर मेला लगता है पश्चिम बंगाल में। देखिए, पश्चिम बंगाल में अगर हम बात करें तो बड़ा चुनावी चर्चा का विषय पश्चिम बंगाल रहा था। और यहाँ ममता बनर्जी जो हैं वो मुख्यमंत्री बनी हैं, ममता बनर्जी। और ममता बनर्जी की जो मूल, यानी कि ममता बनर्जी जिस सीट से चुनाव लड़ी थी, ममता बनर्जी अपने जो सीट से चुनाव हार गई हैं, और उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री बनी है। क्योंकि मैं विशेष, यानी कि जो किसी भी व्यक्ति को सदन का नेता बना करके मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है अधिकतम 6 माह के लिए। और इस 6 माह के अंदर अगर वह किसी सदन की सदस्यता ग्रहण कर लेता है, चाहे वह विधानसभा की सदस्यता ग्रहण कर ले या विधान परिषद की, तो वह मुख्यमंत्री के पद पर बना रहेगा। अन्यथा 6 माह के बाद उसको अपना पद छोड़ना पड़ेगा। तो इसी आधार पर ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी है। वह किसी भी विधानसभा सीट से जो है विधायकी लड़ेंगी और उसके बाद सदन पहुंचेंगी, और तब वह अपना 6 माह के कार्यकाल से आगे जाएंगी। देखिए,
यहाँ प्रसिद्ध गंगा सागर मेला की बात हुई है, ये पश्चिम बंगाल में लगता है। पश्चिम बंगाल जो है, पश्चिम बंगाल की राजधानी तो सब जानते हैं, कोलकाता है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। और यहाँ के अगर हम राज्यपाल की बात करें पश्चिम बंगाल के, तो जगदीप धनखड़ यहाँ के राज्यपाल हैं। देखते हैं नया प्रश्न और प्रश्न नंबर 10। देखिए प्रश्न नंबर 10 में है झूलती मीनारों वाली मस्जिद। प्रश्न नंबर 10 है झूलती मीनारों वाली मस्जिद, या इसको झूलती हुई मस्जिद या इसको झूलती हुई मीनार भी बोलते हैं। यह भारत के किस शहर में है? देखिए ऑप्शन हमारे पास हैं, कानपुर में है, अहमदाबाद में है, जयपुर में है और रांची में है। ये किस जगह पे झूलती हुई मीनारों वाली मस्जिद स्थित है? तो ये अहमदाबाद में स्थित है। देखिए अहमदाबाद की अगर बात की जाए तो अहमदाबाद गुजरात में पड़ता है। अहमदाबाद गुजरात में पड़ता है। देखिए इस झूलती हुई मीनार की जो स्थिति है, इस पर एक वीडियो हम अलग से बनाएंगे, आप उस वीडियो को देखें। देखते हैं नया प्रश्न। नया प्रश्न हमारे पास है कि जो अमृता शेरगिल हैं, अमृता शेरगिल को जो प्रसिद्धि मिली है वो किस रूप में मिली है, या अमृता शेरगिल किस रूप में प्रसिद्ध हुई हैं? यानी कि अमृता शेरगिल क्या थी? अमृता शेरगिल जो है मूर्तिकार थे, या चित्रकार, या संगीतकार, या नृत्यांगना। अमृता शेरगिल जो किस रूप में प्रसिद्ध हुई हैं, ये प्रश्न है। देखिए जो अमृता शेरगिल हैं, अमृता शेरगिल एक चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध हुई हैं। ये प्रश्न बनता है कि अमृता शेरगिल का जो प्रसिद्धि है वो किस क्षेत्र में है? तो अमृता शेरगिल की प्रसिद्धि चित्रकारी में है। और ये भारतीय कला को आधुनिकता की ओर मोड़ देने का महत्वपूर्ण कार्य इन्होंने किया है। यानी कि जो अमृता शेरगिल है, इन्होंने भारत की जो भारतीय कला है उसको, भारतीय कला को बढ़ाने का काम किया है। और जो अमृता शेरगिल है, अमृता शेरगिल 9 सर्वश्रेष्ठ कलाकारों में शामिल हैं जिनको भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ने जारी किया है। और देखिए अगर बात की जाए अमृता शेरगिल की, तो अमृता शेरगिल के संबंध में ध्यान ये रखना है कि अमृता शेरगिल के जो पिता थे वो पंजाबी परिवार से संबंधता रखते थे। अमृता शेरगिल के पिता पंजाबी परिवार से थे, पंजाबी परिवार से थे। और इनकी माता जो थी ये हंगरे की थी, यानी कि पंजाबी पिता और प्लस, या पंजाबी पिता और हंगरियन माता, यानी कि हंगरी की रहने वाली थी। और इनकी माता हंगरी की रहने वाली थी। और इनका जो जन्म हुआ था अमृता शेरगिल का, ये हुआ था बुडापेस्ट में। और बुडापेस्ट हंगरी में इनका जन्म हुआ था। ये हंगरी के अंदर, या हंगरी में बुडापेस्ट पड़ता है, और बुडापेस्ट में इनका जन्म हुआ था। तो ये कहा जा सकता है कि अमृता शेरगिल को प्रसिद्धि चित्रकारी में प्राप्त हुई और इनका जन्म जो हुआ था वह हंगरी में हुआ था। अब हमारे पास नया प्रश्न है, ऑल सोल्स डे किस धर्म का त्यौहार है? देखिए एक त्यौहार है जिसका नाम है ऑल सोल्स डे, और नाम से ही पता लग रहा होगा ये किस धर्म का त्यौहार है। इसके ऑप्शन है बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का, ईसाई धर्म का, या इस्लाम धर्म का। तो देखिए ये जो त्यौहार है ये ईसाई धर्म का त्यौहार है, और ईसाई धर्म का एक प्रमुख त्यौहार है। और यह जो त्यौहार है ये मृतकों की याद में मनाया जाता है। देखिए ऑल सोल्स डे ईसाइयों का त्यौहार है। यह मृतकों की याद में मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्यौहार होता है। मृतकों की याद में इसको मनाया जाता है। और जो देखिए जब हम बात करते हैं ईसाई धर्म की, तो ईसाई धर्म 2 संप्रदायों में बटा है ना। इस संप्रदाय का जो कैथोलिक भाग है, कैथोलिक संप्रदाय है, कैथोलिक संप्रदाय इस त्यौहार को मनाता है, या ऐसा कह सकते हैं कि ये कैथोलिक समुदाय का ही त्यौहार होता है। अब हम नए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 13। और देखिए प्रश्न नंबर 13 है जो किमीको, एक ये किमीको है, किमीको जो पहनावा है, परिधान है, उसकी एक विधा है, या उसका एक ये परिधान का नाम है किमीको। किमीको किस एशियाई देश का परिधान है? यानी कि किमीको जो है ये किस देश का एशियाई परिधान है, ये बताना है। तो देखिए
ये जो किमिको है ये जापान का जो है पारंपरिक परिधान है और जापान के लोग किमिको नाम के जो परिधान है इस परिधान को त्योहार या जो रीति रिवाज होते हैं, त्योहार या रीति रिवाजों में इसको पहनते हैं। त्योहार या रीति रिवाज या कोई भी उत्सव हो उस उत्सव के दरमियान इसको पहना जाता है और यह ऐसा परिधान होता है कि यह संपूर्ण शरीर को ढक देता है और संपूर्ण शरीर को ढक देता है। एक शिष्ट और जो औपचारिक परिधान ये बन जाता है। और यहाँ प्रश्न ये बनता है कि किमिको किस देश का परिधान है, किस देश से संबंधता रखने वाला परिधान है, तो उत्तर होगा जापान। देखिए प्रश्न नंबर 14, और प्रश्न नंबर 14 है लास्ट सपर। लास्ट सपर एक चित्रकारी है। लास्ट सपर चित्रकारी एक प्रसिद्ध चित्रकारी है ये, और ये किसकी कृति है? लास्ट सपर जो है वो किसकी कृति है ये हमें बताना है। देखिए ऑप्शन हमारे पास है माइकल एंजेलो, टिटियन, तीसरा ऑप्शन है हमारे पास लियोनार्डो दा विंसी और चौथा ऑप्शन हमारे पास है राफेल। देखिए लास्ट सपर ये जो एक प्रसिद्ध रिनेसेंस चित्रकारी है और ये चित्रकारी है लियोनार्डो दा विंसी की। देखिए अगर हम लियोनार्डो दा विंसी की अगर बात करें तो एक हमारे पास लियोनार्डो दा विंसी का एक और चित्र है। इस चित्र को देखिए, ये चित्र हमारे पास है मोनालिसा। देखिए मोनालिसा की जो सुप्रसिद्ध आकृति चित्र है ये किसने बनाया है? ये दो प्रश्न हैं, एक है हमारे पास मोनालिसा और एक है लास्ट सपर। ये भी जो मोनालिसा है या लास्ट सपर दोनों किसकी जो हैं ये चित्रकारी हैं, लियोनार्डो दा विंसी की चित्रकारी हैं। देखिए अब हमारे पास नया प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16, और प्रश्न नंबर 16 हमारे पास है भारत माता नामक एक प्रसिद्ध पेंटिंग है। और भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग ये किसकी चित्रकारी है, ये किसने बनाई है? तो देखिए भारत माता नाम की जो प्रसिद्ध पेंटिंग है ये पेंटिंग बनाई है अविंद्रनाथ टैगोर ने। देखिए यहाँ कन्फ्यूज नहीं होना, ये रविंद्रनाथ टैगोर नहीं है, इनका नाम है अविंद्रनाथ टैगोर। और भारत माता नाम की जो पेंटिंग है इस पेंटिंग को बनाने का जो काम किया था वो अविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। देखिए नया प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17, और प्रश्न नंबर 17 है कि भारत की जो पहली बोलती फिल्म थी, भारत की पहली बोलती फिल्म यानी कि जो भारत की पहली बोलने वाली फिल्म थी वो कौन सी थी? तो देखिए भारत की सबसे पहली बोलने वाली फिल्म का नाम था आलम आरा। आलम आरा भारत की सबसे पहली बोलने वाली फिल्म थी। इसका जो निर्देशन था, इसका निर्देशन आद्रेसिर ईरानी के द्वारा किया गया था। इसका जो डायरेक्शन था या इसका जो निर्देशन था आलम आरा का, इसका जो निर्देशन किया गया था इसका आर्देशिर ईरानी के द्वारा इसका निर्देशन किया गया था। देखिए आलम आरा का जो निर्देशन था ये आर्देशिर ईरानी के द्वारा किया गया था और 1921 में इसका जो ये जो फिल्म बनी थी ये 1931 में बनी थी। और अगर हम बात करें भारत की पहली मूक फिल्म की, मूक का मतलब है बिना बोलते फिल्म, तो भारत की पहली बिना बोलती फिल्म का नाम था मूक फिल्म, हमारे पास थी राजा हरिश्चंद्र, और बोलती फिल्म थी हमारे पास आलम आरा। देखिए नए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 18 है। देखिए प्रश्न नंबर 18 हमारे पास है दादा साहब फाल्के ने किस वर्ष अपनी पहली फीचर फिल्म तैयार की थी? देखिए समझना ये है कि दादा साहब फाल्के के नाम से एक दादा साहब फाल्के पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में एक विशिष्ट पुरस्कार दिया जाता है। और दादा साहब फाल्के ने जो अपनी पहली फीचर फिल्म तैयार करी थी ये 1913 में की थी। देखिए इसका जो नेक्स्ट ऑप्शन है ये ऑप्शन है 1913। तो 1913 में दादा साहब फाल्के ने एक जो मूवी बनाई थी, है ना, और पहली मूक फिल्म, ये पहली मूक फिल्म जो थी दर्शकों को दिखाई गई थी राजा हरिश्चंद्र। तो देखिए 1913 में राजा हरिश्चंद्र जो मूवी बनी थी
राजा हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र ये दादा साहब फाल्के ने बनाई थी और ये मूक फिल्म थी, मूक फिल्म थी ये। और अगर बात की जाए तो ये 3 मई 1913, ये ध्यान रखना है, 3 मई 1913 को, 3 मई 1913 को मुंबई के एक जो है सिनेमा हॉल में लगाई गई थी और उस सिनेमा हॉल का जो नाम था वो था कोरोनेशन थिएटर। मुंबई के जिस सिनेमा हॉल में ये पिक्चर लगाई गई थी उस हॉल का नाम था कोरोनेशन सेंटर, कोरोनेशन सेंटर या कोरोनेशन थिएटर, सॉरी कोरोनेशन थिएटर, कोरोनेशन थिएटर में इसको दिखाया गया था। देखिए अब हम नए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और नया प्रश्न है प्रश्न नंबर 19 और प्रश्न नंबर 19 में है गुरुद्वारा पंजा साहिब। देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, गुरुद्वारा पंजा साहिब भारत के किस पड़ोसी राज्य में है। देखिए यहाँ देखना ये है कि गुरुद्वारा पंजा साहिब जो है भारत के किस पड़ोसी राज्य में, पड़ोसी देश में है। ऑप्शन नंबर 1 पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर 2 श्रीलंका, ऑप्शन नंबर 3 चीन और ऑप्शन नंबर 4 नेपाल। तो देखिए पंजा साहिब नाम से जो गुरुद्वारा है ये पाकिस्तान में स्थित है। और अगर यहाँ पंजा साहिब की हम बात करें तो पंजा साहिब पाकिस्तान में स्थित है। देखिए पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो भारत का पड़ोसी देश है और भारत के पड़ोसी देशों में पाकिस्तान, यहाँ पाकिस्तान आता है और ये सिंधु जल विवाद भी इसी से जुड़ा हुआ है। और सिंधु जल विवाद 1960 में या सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था, इसके बारे में अलग से हम बताएंगे। देखिए नया प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर है 20 और ये अंतिम प्रश्न है। प्रश्न है तिलाना किसका फॉर्मेट है, यानी कि जो तिलाना है ये किस, देखिए ये नाट्य विधा होती है और मतलब नाट्य विधा के अंतर्गत एक फॉर्मेट है और बताना ये है कि तिलाना किसका फॉर्मेट है। तो तिलाना जो है वो भारतनाट्यम, तिलाना भारतनाट्यम, भारतनाट्यम का एक फॉर्मेट है। आमतौर पर भारतनाट्यम का अंत तिलाना के साथ किया जाता है, यानी कि जो तिलाना है भारतनाट्यम का जब अंत किया जाता है तो इसका भारतनाट्यम का अंत तिलाना के साथ किया जाता है। और जो यहाँ तिलाना, जो कपि तिलाना की रचना, एक हमारे पास एक कपि तिलाना एक रचना है, कपि तिलाना। और कपि तिलाना की रचना जो बात की जाए, कपि तिलाना की रचना किसने की थी, तो कपि तिलाना की रचना की थी एमडी रामनाथन पिल्लई ने, एमडी रामनाथन पिल्लई। देखिए इस क्लास की जो पीडीएफ है यह पीडीएफ आपको उपलब्ध करा दी जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो हमारी वीडियोज़ को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।